नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। कृषि कानून रद्द करने के बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस बिल की वापसी पर मुहर लग गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर इस बिल को रद्द करने की मंजूरी दी गई है। शीतकालीन सत्र में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। वहीं नेता राकेश टिकैत ने भी बिल वापसी के निर्णय पर कहा कि जब तक कृषि एमएसपी पर सरकार बात नहीं करेगी, आंदोलन जारी रहेगा। 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। उसकी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए 29 तारीख से। और जो एमएसपी पे है उस पर भी एक बातचीत हो जाए, एक उस पर भी बहस हो जाए और वो सीधा सरकार उसको डायरेक्टली कर सकती है। एक खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिसके लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हुआ है। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानून रद्द होना किसानों की जीत नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को फसल के सही दाम नहीं मिलेंगे तब तक जीत नहीं। किसान एमएसपी पर गारंटी कार्ड लेकर ही बॉर्डर से जाएंगे। ये जीत कहां, ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिल जाएंगे। नुकसान तो फसलों से बहुत हो रहा है ना, कि आधे रेट में फसलें बिकती है तो नुकसान हो रहा है उससे। लेकिन जब भारत सरकार चाहेगी हम जब उठेंगे। भारत सरकार नहीं उठाना चाहती। वे दिल्ली के रास्ते खोल दे, हम तो दिल्ली में चले जाएंगे, वहीं बात कर लेंगे। एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड लेकर जाएंगे पक्का। ओपी धनखड़ ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर कहा कि किसान संगठन के एक वर्ग को हम समझा नहीं पाए और इसलिए कानून वापस लिए। एमएसपी इस देश में पुराना मुद्दा है और बहुत ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पर कहा, हर चीज को चुनावी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इतना ही है कि किसानों के भले के लिए वो कानून लाए गए थे। एक बड़े वर्ग को उसका लाभ होना था क्योंकि उससे डायरेक्ट मार्केटिंग खुलने वाली थी, सभी देश में कहीं भी अपना सामान बेच सके। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान संगठनों के एक वर्ग को हम ये बात समझाने में कामयाब नहीं हुए और उस नाते से हम इनको वापस ले रहे हैं। तो वो बड़े, अब मुझे लगता है कि सभी लोग जो इस बात में लगे थे, कानूनों पर विचार करना, उस पर बहुत मंथन भी देश में हुआ है, उसकी भी सब बातें लोगों के सामने गई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ इस निर्णय को लिया है तो देश के आम जन में, हरियाणा और पंजाब के भी आम जन में इस बात से खुशी है। एमएसपी इस देश में पुराना मुद्दा है। एमएसपी पर खरीद बढ़ी है। एमएसपी 50% प्रॉफिट के साथ दिए जाने लगा है। बहुत सारी फसलें आज एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। दलहन और तिलहन पीएसएस स्कीम के तहत, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत खरीदे जा रहे हैं। हरियाणा जैसा राज्य मोटे अनाजों पर भी खरीद भी करता है और भावांतर भरपाई भी देता है जिनकी खरीद नहीं करता। और अपेक्षा स्वाभाविक है, इसमें अपेक्षा कभी भी अस्वाभाविक नहीं होती, मैंने पहले ही कहा। लेकिन जैसी जैसी सरकारों की अपनी संसाधनता है, उस संसाधनता के साथ ये चीज़ें
क्रियान्वित होती हैं। केंद्र के लिए भी यही है, सारे देश के सब अच्छा हो, ये केंद्र का नेतृत्व सोचता है। मर्यादा किसकी है? मर्यादा हमेशा संसाधनों की उपलब्धता की होती है और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से हर सरकार अपना बेस्ट देने का प्रयास करती है और उसी नाते से पिछली सरकारों की तुलना में मोदी जी की सरकार ने अपना बेस्ट दिया है। किसान सम्मान निधि, इससे पहले इतना पैसा कभी नहीं दिया जाता था। फसल बीमा, इतना पैसा कभी उस पर इन्वेस्ट नहीं होता था, इतना पैसा इस सरकार मोदी जी की सरकार ने दिया है। जितनी खरीद इस सरकार के समय में बढ़ी है, पहले कभी नहीं बढ़ी थी। 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, कांग्रेस पार्टी जो है 8 वर्षों तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट को पैरों नीचे दबाए बैठी रही। आज बड़ा उनको C2 का ज्ञान होता है। जब कांग्रेसी बोलते हैं तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये रिपोर्ट इन्हीं के पास थी, ये रिपोर्ट इन्होंने ही तैयार कराई थी, इस रिपोर्ट के जनक यही थे, लेकिन क्रियान्वित क्यों नहीं किया? हुड्डा कमेटी की अपनी रिपोर्ट उस स्वामीनाथन कमेटी के नीचे दाब के रख दी गई, अपनी ही रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं करा पाए। ये 1.5 रुपए के चेक दिया करते थे। कैसे भोले बनकर नई बातें उठाते हैं, कई बार बहुत हैरानी होती है। इसलिए ये जो कहने वाले लोग हैं, इनमें कहने में और करने में क्या अंतर है? मुझे लगता है मीडिया के साथियों ने वो भी। कृषि कानूनों के रद्द होने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानूनों को रद्द करवाने का पूरा क्रेडिट किसानों को जाता है। ये किसानों की जीत है क्योंकि पिछले 1 साल से किसानों ने संघर्ष किया है। वहीं हुड्डा ने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान हरियाणा नंबर 1 पर था। तो हम सोचते या कोई ऐसी बात कहता क्रेडिट क्या इसमें? ये क्रेडिट असली मुबारकबाद जो है, असली जीत किसान की है, किसान और मजदूर की है, जो 1 साल से इतना संघर्ष कर रहे थे। सबको मालूम है इस बात का कि कोई नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, अपराध में कहीं नंबर 1 पर है, कहीं नंबर 2 पर, नंबर 3 पर। कई किस्म के अपराध रोज लोगों की जो दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, आप देख रहे, रोज अखबारों में पढ़ रहे हो, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी गांव में दिन दहाड़े होते हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है, तो सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं हरियाणा। कृषि कानूनों के रद्द करने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लगते ही किसानों में खुशी का माहौल छा गया है और जैसे ही टीकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच कृषि कानूनों के रद्द होने के फैसले पर कैबिनेट की मोहर लगने की सूचना आई तो किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। किसानों का कहना था कि कानूनों को रद्द करने जाने की दिशा में सरकार का एक अच्छा कदम है। हम वेलकम करते हैं, लेकिन जैसे पार्लियामेंट और राज्यसभा में लेके आए थे उसी तरह हम चाहते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दें और नोटिफिकेशन जारी करके लोगों के पास आएगा तो आंदोलन उठ जाएगा। कल बात हम बिलों की नहीं, 3 बिल ठीक है वापस ले ले। एक तो जो मुकदमे दर्ज हुए हैं लोगों के यूथ के ऊपर सारे इंडिया में, वो वापस ले ले सरकार। एक MSP की आज इसे गारंटी कर देते तो और सौखा हो जाता। नहीं तो जो SKM की जो हमारी टीम है, नेशनल टीम, वो जो आगे फैसला करेगी, वो रणनीति अनाउंस करेगी, क्योंकि SKM की कल को मीटिंग बुलाई गई है। आगे क्या निर्णय लेते हुए SKM में फैसला करें। हम स्वागत करते हैं जो कैबिनेट ने फैसला लिया है, उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद जो हमारी MSP की मांग है और जो किसान जो शहीद हुए हैं उनकी भाई नौकरी दें, भत्ता दें, पैसा दे और जो हमारे कानून है वे रद्द होने चाहिए। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, ये हमारी 2-3 मांगे हैं जो पूरी कर देने चाहिए। बिजली का बिल है, पराली का बिल है, वो रद्द कर देना चाहिए। हम स्वागत करांगे इस सरकार का और धन्यवाद करांगे इस सरकार का, मोदी सरकार का। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार एक पॉजिटिव कदम उठाएगी तो हम 2 कदम उठाएंगे। हम यहाँ आंदोलन करने आए हैं, अपनी मांगों बनाने आए हैं। हम कोई जिदबाजी में नहीं है कि अगर हमारी जैसे जैसे मांगी मानी जाएगी तो हम जल्द ही घर वापसी करें। चंडीगढ़ में बीजेपी स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने कहा कि विकास के मुद्दे क्या हैं और क्या काम होने हैं और क्या संगठनात्मक तैयारियां हो रही हैं और क्या नई चीजों को जोड़ना है, इस पर चर्चा हुई। मूलचंद जी की अध्यक्षता में हमारी स्थानीय निकाय चुनाव
लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए एक प्रदेश की टीम बनी हुई है। आज ये उस टीम की तीसरी बैठक थी जिसमें मैं रहा हूं। उसके अतिरिक्त इनकी अपनी बैठकें हुई हैं। एक होमवर्क इनकी टीम ने प्रदेश भर में जो 56 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं, आने वाले समय में 2 नगर निगम के चुनाव भी फरीदाबाद और मानेसर, ये चुनाव भी होने हैं। 2022 में गुड़गांव नगर निगम का भी चुनाव होना है। तो इन्हीं सभी चुनाव की दृष्टि से ये टीम एक होमवर्क कर रही है। सभी इस टीम के जो सदस्य हैं उन्होंने 2-2 जिलों का दायित्व लेते हुए नीचे तक इस काम के लिए मुद्दे क्या हैं, विकास के कौन से काम वहाँ पर होने हैं, चुनाव की दृष्टि से संगठनात्मक तैयारियां, वो कैसी हो रही हैं, कौन सी और नई चीज़ों को जोड़ना है, गति तेज करनी है। अभी जो पिछला होमवर्क इस टोली का था उसकी चर्चा आज की बैठक में, उसका फीडबैक मैंने और सभी मेरे महामंत्रियों ने, संगठन मंत्री ने दिया है और आगामी कुछ योजनाएं इस टोली को सौंपी हैं। 15 दिसंबर को फिर से ये टोली के लोग अपनी उन जो काम दिया है उसको पूरा करके इकट्ठा बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी इन सभी चुनाव के लिए पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि संगठनात्मक मजबूती के साथ लोकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए चुनाव में उतरे, इसी की दृष्टि से ये बैठक संपन्न हुई। सिरसा में पराली जलाने की घटनाओं के बीच एक्वाई लेवल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं जिले में एक्वाई लेवल खतरनाक लेवल के नीचे लगाने के लिए प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है। सिरसा की बरनाला रोड स्थित मुख्य मार्गों पर जहां डस्ट पार्टिकल है, वहां दमकल की गाड़ियों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि एक्वाई लेवल को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने को भी प्रशासनिक टीमें अलर्ट हैं। सिरसा जिले में पराली जलाने की अब तक 450 लोकेशंस मिली हैं, जिनमें से जमीनी स्तर पर 250 जगहों पर पराली जलाया जाना प्रमाणित हुआ है और इसीलिए 250 किसानों पर 7 लाख से ज्यादा का जुर्माना किया गया है। पर तार है वही, इसलिए नीचे नीचे मार रहे हैं पानी। कैथल में पराली जलाने वालों पर प्रशासन की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है और इस बार लगभग 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कृषि अधिकारी ने बताया कि इस बार सैटेलाइट के जरिए 1,01,155 लोकेशंस मिली थी। 60 मामले खुद उनकी जांच में सामने आए थे, जिसमें से 623 लोगों के चालान किए गए हैं और 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अभी तक 14,57,500 रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है और लगभग लाखों रुपए का जुर्माना वसूलना बाकी है, जो कि 40 लोगों से वसूलना है। पराली प्रबंधन की वजह से इस बार पराली अवशेष जलाने के मामले में 40% की कमी आई है। इसके लिए सरकार अनुदान भी दे रही है और प्रणाली प्रबंधन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जा रहा है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ सुधार देखने को मिला है। गुरुग्राम में अब एक्वाई लेवल 270 है, जो कि अभी भी खतरे के निशान से पार है। इसके चलते बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत भी महसूस हो रही है। पिछले 2 दिनों से चली हवाओं के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार देखा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 260 से 300 तक पहुंचा गया है। हालांकि पिछले 3 दिन पहले तक की बात करें तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक था और इससे पहले 500 तक देखा गया था, जो AQI 2.5 लेवल की बात की जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों में चली हवा के बाद ये सुधार हुआ है और गुरुग्राम के अधिकतर इलाकों की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 270, 75 और 80 तक है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, चाहे हम सोना रोड की बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें, जहाँ निर्माण चल रहा है तो वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर ज़्यादा है, लेकिन 2 दिनों की इस हवा ने
जरूर राहत दी है। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है जिनको खांसी जुकाम की तकलीफ़ें हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत है। ये कहीं ना कहीं इस वायु प्रदूषण का ही एक कारण माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लाख दावे भी किए जा रहे हैं कि निर्माण जो है उनको रोका गया। हालांकि कुछ जगहों पर ज़रूर निर्माण चल रहे हैं, छोटे मोटे निर्माण ज़रूर चल रहे हैं। ये भी दावा है कि पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है जहां धूल मिट्टी वाले इलाके हैं। तो ऐसे में तमाम प्रशासन के द्वारा दावे थे, लेकिन फिलहाल ये राहत ज़रूर है कि 2 दिन की हवा के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ राहत मिली है। जो कि गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 260 से 300 यानी कि अधिकतर इलाकों में 270, 75 और 76 का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जा रहा है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। पानीपत के गांव गवालड़ा में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है। हमले में वन विभाग के 6 कर्मचारी घायल हुए हैं। घायलों को पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। दरअसल पानीपत के गांव गवालड़ा में वन विभाग की जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए कल भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारी पहुंचे थे, जहां पर वन विभाग की जमीन को कब्जा दे दिया था। अब फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।